हम जेईई मेंस 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स है। जनवरी अटेम्प्ट के हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपने पास आया था 6 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स एम EN मतलब इथाइलिन डायमीन SCN4। तो सबसे पहले अगर अपन देखें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। मतलब कि अगर अपने पास कोई एग्जांपल है, अगर अपने पास NO2 नेगेटिव एक एग्जांपल हो गया, ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। तो अगर अपने पास मेटल है, एक मेटल M है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। तो इसमें दो डिफरेंट डोनर एटम्स कौन से हैं? एक अपने पास नाइट्रोजन है, एक अपने पास ऑक्सीजन है। तो एक बार नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, एक बार ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो इसको अगर देखें तो एक बार अपन को नाइट्रोजन डोनेट कर देगा और एक बार मेटल को ऑक्सीजन भी डोनेट कर देगा। तो एक बार NO2 हो जाएगा, एक बार ONO हो जाएगा। ये एग्जांपल होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के। और के एग्जांपल्स होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के अगर और एग्जांपल की बात करें तो अपने पास होता है SCN नेगेटिव, CN नेगेटिव और NO2 नेगेटिव तो होते ही है, और भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। और जिन कॉम्प्लेक्सेस में एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करता है। अगर एनसीईआरटी में भी देखें, इसमें लिखा भी हुआ है अपने पास एनसीईआरटी में। यहाँ पर अगर अपन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वाला पार्ट देखें, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है लिगेंड्स विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स एंड ईदर ऑफ द टू लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? लिगेंड्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जो कि बाउंडेड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। तो ये लिखा हुआ है अपने पास। इसके एग्जांपल्स अपने पास होते हैं NO2 नेगेटिव, SCN, एक CN नेगेटिव भी होता है। और लिंकेज आइसोमेरिज्म भी देख लेते हैं एक बार। लिंकेज आइसोमेरिज्म में अगर देखें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in a coordination compound containing ambidentate ligands। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होता है उन कंपाउंड्स पे जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अब अगर इसके आंसर की बात करें तो अपने पास इस कॉम्प्लेक्स में SCN है जो कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर अपने पास 4 SCN है। EN तो बाइडेंटेड है, वो एम्बिडेंटेड नहीं है। SCN है, तो अपने पास इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 4। अगर इसके एग्जाम्पल्स की भी बात करें जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये अपन को JDL में दिया हुआ है। यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म में देख सकते हैं अपन। यहाँ पर डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है certain ligands contain more than one atom which could donate an electron pair. Thus, this type of isomerism is shown by ambidentate ligands. For example, NO2 negative ion. Either nitrogen or oxygen atoms can act as electron pair donor जिसकी अभी हमने बात करी। अगर अपन ambidentate ligands की बात करें, the type of isomerism also occur with other ligands such as SCN negative, और यहाँ पर important SCN नेगेटिव और CN नेगेटिव है, और NO2 नेगेटिव है ही, जो कि लास्ट टाइम भी अपन ने बताया था, पहले भी आ चुका है इस पर क्वेश्चन। तो ये वाले अपने पास बाकी एग्जांपल्स हो जाते हैं। ये अपने पास बाकी एग्जांपल्स हो जाते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के। तो ये भी देख लेना। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर हो जाएगा 4। अपने पास आया था 6 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन अपने पास है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर FeCN6 3 नेगेटिव इज 1.74 बोहर मैग्नेटॉन, वेयर एज फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस चीज को एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर अपन FeCN6 3 नेगेटिव का चेक करें तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो आयरन पर अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। कैसे? अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट x माना, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन अपन ने x माना तो x, CN का -1 तो -6 इक्वल्स टू -3। तो इसका हो जाएगा आयरन के ऊपर अपने पास x का वैल्यू +3। तो आयरन जो है वो अपने पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आयरन का जो अपने पास कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d6 4s2। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और d से चला जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 3d5। अब अगर 3d5 है
और अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि कार्बन डोनर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें अपने पास पेयरिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पर अपने पास पेयरिंग हो जाएगी, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन सेम इस केस की बात करें तो Fe2O6 3 पॉजिटिव, यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास सेम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +3 हो जाएगा अपने पास, बट यहाँ पर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन वापस 3d5 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पर अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर अपन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला होता है अपने पास, म्यू की वैल्यू होती है √n इंटू n+2। n यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपने पास 1 है और यहाँ पर 5 है, तो जब इधर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा √3 जो कि हो जाएगा 1.74 के अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अपने पास सही हो जाएगा। सिमिलरली n का वैल्यू जैसे 5 रखेंगे क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5.92, √36 के अराउंड आ जाएगा आंसर, तो 5.92 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ तो अपने पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 अपन पढ़ें, मतलब रीजन पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज़ तो सही है कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ क्या डिसाइड करेगा कि आयरन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 से 3d5 हो जाएगा, बस। इसके आगे की जो चीज़ होती है, वो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, वो ये डिसाइड करता है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट कुछ अलग आ जाएगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर पेयरिंग नहीं होगी और मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और आ जाएगा। तो अपने पास ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा होता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में लिखा होता कि वो डिसाइड करते हैं, तो ये सही हो जाता। तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही हैं अपने पास, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन अपने पास आया था 6 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द IUPAC नेम ऑफ K3CO C2O4 होल थ्राइस इज। तो अपन को इसका IUPAC नेम बताना है। IUPAC के ऊपर काफी टाइम बाद क्वेश्चन आया है, तो इसको करते हैं। अगर अपन अपने पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसको अगर अपन कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में लिखें, तो अपने पास आ जाएगा पोटेशियम, जिस पर +1 चार्ज हो जाएगा, साथ में अपने पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन आ जाएगा बाकी C2O4 होल थ्राइस, और इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो 3 नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास पोटेशियम है, पोटेशियम पर +1 है और अपने पास 3 पोटेशियम है, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब अगर अपन इसका IUPAC नाम लिखें, IUPAC नेम लिखें, तो यहाँ पर क्या किस तरीके से लिखा जाता है? तो सबसे पहले जब IUPAC का नेम लिखते हैं, तब कैटायनिक पार्ट जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। कैटायनिक पार्ट यहाँ पर क्या है? पोटेशियम है, तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा, जो कि चारों ऑप्शंस में है। कैटायनिक पार्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद फिर एनायनिक पार्ट लिखा जाता है। तो पहले अपने पास कैटायनिक पार्ट आ जाएगा, फिर आगे एनायनिक पार्ट आएगा। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स अपने पास आयन होता है, उसमें सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो लिगेंड का नाम लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर यहाँ पर अपने पास तो एक ही लिगेंड है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने पास मल्टीपल लिगेंड्स होते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, और फिर सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। ये वाली प्रॉपर्टीज अपन लिख भी लेते हैं एक बार। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की जगह सेंट्रल मेटल आयन लिखना ज्यादा सही रहेगा, तो अपन इसको सेंट्रल मेटल आयन लिख देते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज अपने पास पहले हो जाती हैं। अब अगर अपन नाम में आगे चलें, तो यहाँ पर ट्राई लिखा है, यहाँ पर ट्रेस लिखा है, तो मतलब कौन सा सही होगा? अब जब भी अपने पास जो लिगेंड्स होते हैं, मल्टीपल लिगेंड्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं सेम टाइप के, तो अपन जो नाम यूज करते हैं वो ट्राई, बाई या फिर टेट्राई यूज करते हैं, जितने हैं उस हिसाब से। बट
अगर अपने पास ऐसा हो जाता है कि लिगेंड का जो नाम है, लिगेंड के नाम में ही अपने पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, लिगेंड के नाम में ही अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, तो फिर अपन ट्रेस, बेस या फिर टेट्राकेस यूज करते हैं। मतलब कि अगर अपने पास ऑक्सिलेट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर अपन इसको ऑक्सिलेट को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर अपन EN लिख देते हैं। EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन होता है। यहाँ पर अपन EN मान लेते हैं। EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन होता है। अब इथाइलिन डायमीन जो होता है उसमें ऑलरेडी एक डाई वर्ड यूज हो चुका है, तो फिर अपन इस केस में ट्रेस, बेस या फिर टेट्राकेस यूज करते हैं। अगर इसको भी अपन लिख लेते हैं एक बार, अब यहाँ पर अगर अपन अपना कॉम्प्लेक्स देखें तो कॉम्प्लेक्स अपने पास, यहाँ पर अपने पास कॉम्प्लेक्स में एक ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट में कोई भी ऐसा यूज नहीं हुआ है थाइलिन डायमीन टाइप का जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी बीच में है लिगेंड में, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर अपन ट्राई ही यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रेस, बेस या फिर टेट्राकेस टाइप का कुछ यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास ट्राई हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए और बी तो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें ट्रेस यूज हुआ है। अब इसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास ऑक्सिलेट है, यहाँ पर अपने पास ऑक्सिलेट है। अच्छा, अपन इसको ऑक्सिलेट बोलते हैं तो यहाँ पर ऑक्सिलेटो क्यों लिखा है? जब भी अपने पास जो लिगेंड्स होता है वो एनायनिक होता है। ऑक्सिलेट पर चार्ज कितना होता है? -2 चार्ज होता है। तो अपने पास जब भी एनायनिक लिगेंड्स होता है, एनायनिक लिगेंड्स जब भी होते हैं तब वो जो एंड होते हैं वो ओ के साथ एंड होते हैं, मतलब उनके सफिक्स में ओ लग जाता है। इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, तो इसलिए अपने पास ऑक्सिलेटो हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास बचा क्या है? अपने पास कोबाल्ट बचा है और कोबाल्टेट बचा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोबाल्ट आएगा या फिर कोबाल्टेट आएगा। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी अपने पास जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, यहाँ पर अपने पास कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? ये अपने पास कॉम्प्लेक्स आयन है। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन अपने पास एनायनिक होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स आयन अपने पास एनायनिक होता है, तब अपन सफिक्स में उसके एट लगा देते हैं। अपन जब भी कॉम्प्लेक्स आयन अपने पास एनायनिक होता है, तो उसका जो नाम होता है, उसका मेटल जो होता है, उसके एंडिंग में अपन एट लगा देते हैं। अगर कैटायनिक होता तो क्या होता? अगर कैटायनिक होता ना तो नाम सेम रहता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पर अपने पास कैटायन, अपने पास पोटेशियम है और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक है। तो क्योंकि एनायनिक है तो फिर अपन इसके आखिरी में 8 लगा लेंगे। ये भी लिख लेते हैं। तो अपने पास इसका क्योंकि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक है, तो इसके आखिरी में अपने पास 8 लग जाएगा। तो अपन आगे देखें तो ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट 8, तो अपने पास डी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का अपने पास हो जाएगा, कोबाल्ट को अपन x मान लेते हैं। ऑक्सिलेट के ऊपर -2 होता है, तो -2 × 3 -6 = -3। जब -6 इधर जाएगा तो x का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 3। तो अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका 3। अगर अपन ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इसको एनसीईआरटी में भी देखें, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, तो एक बार अपन एनसीईआरटी में भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, कैटायन इज नेम्ड, हाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है जैसे बताया। उसके बाद लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी अपने पास। उसके बाद नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स एंड्स इन ओ, मतलब उनके लास्ट में ओ लगा दिया जाता है जब भी एनायनिक लिगेंड्स होता है नेम लिखते टाइम। दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर सेम। तो अपने पास कैटायनिक है, न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसका सेम रहेगा, उसमें ओ नहीं लगेगा। एक्सेप्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एक्वा फॉर H2O, अमीन फॉर NH3। यहाँ पे याद रखना अमीन में डबल एम है, तो ये चीज याद रखना। ये वाले नाम एक्सेप्शनल है और इनको याद रख लेना कि एक्वा यूज होता है H2O के लिए, डबल एम वाला अमीन यूज होता है NH3 के लिए, कार्बोनिल फॉर CO एंड नाइट्रोसिल फॉर NO। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कि मोनो, डाई और ट्राई यूज होता है जब भी अपने पास लिगेंड्स, जब भी अपने पास मल्टीपल लिगेंड्स होते हैं सेम टाइप के। when the name of the ligands include a numerical prefix, जब भी लिगेंड के नाम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाता है तब अपन टर्म्स यूज करते हैं बेस, ट्रेस और टेट्राकेस।
तो द लिगेंड्स व्हिच दे रेफर टू बीइंग इज प्लेस्ड इज पैरेंथेसिस। मतलब देखो अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है अपने पास, यहाँ पर PPH3 होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो यहाँ पर ट्राइफेनाइल ऑलरेडी नाम ट्राई यूज हो चुका है, तो अपन इसमें 2 हैं तो बिस लगा देंगे इस टाइप से। तो ये अपने पास इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं एनसीईआरटी में। तो अपने पास ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज। तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर अपन ऑलरेडी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस बहुत गंदे तरीके से सेट करे हैं। अगर अपन पहले देखें, इन्होंने सब में सेम रखा है, इधर MnBr4 2 नेगेटिव रखा है। अगर अपन इसको भी अकेले सॉल्व करें ना तो MnBr4 2 नेगेटिव है, मतलब Mn के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और हैलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सबसे ज्यादा इसका वैसे ही हो जाएगा। बट अपन पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले अगर अपन MnBr4 2 नेगेटिव का सॉल्व करें तो MnBr4 2 नेगेटिव का क्या हो जाएगा, Mn इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसे, x -4 = -2, तो Mn के ऊपर आ जाएगा अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d5 4s2, तो Mn +2 का हो जाएगा अपने पास 3d5। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बना लें, कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका बना लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, मतलब n का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो √n × n+2, तो n की जगह 5 रख दो तो इसका आंसर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा। अगर COF6 3 नेगेटिव का देखें तो COF6 3 नेगेटिव का देखें, COF6 और 3 नेगेटिव। COF6 3 नेगेटिव में क्या है, कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास वापस +3 हो जाएगा। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d7 4s2। अब इस पर +3 है तो +3 हो जाएगा, कोबाल्ट +3 है तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 3d6। अब 3d6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन बना भी लें तो वीक फील्ड लिगेंड है क्योंकि अगेन हैलोजन है अपने पास, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर n का वैल्यू 4 आ जाएगा तो यहाँ पुट कर लेना, तो यहाँ पर n का वैल्यू 5, यहाँ पर 4। नेक्स्ट ऐसे भी हो जाएंगे MnCN6 3 नेगेटिव। इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Mn पर +3 चार्ज है, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d5 4s2, तो +3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3d4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि अगर अपन ने नॉर्मल तरीके से इसको कर दिया ना, और पेयरिंग भी कर दी क्योंकि कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर नॉर्मल तरीके से अपन ने इसको कर दिया तो ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। बट क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ से D3 आ रहा है। D3 हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देखा ही नहीं क्योंकि अनस्टेबल होता है तो वो बनता ही नहीं है। मतलब ये तो गलत है, अपन ने कुछ तो गड़बड़ करी है इसमें। तो इसको अपन इस तरीके से ना कर Mn +3 है तो अपन इसको पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं बिना पेयरिंग कराए, मतलब 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d4 है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d4 है, तो अब यहाँ पर इनिशियली ये है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट इसको अपन ना डीजेनरेट स्टेट में बना देते हैं, मतलब T2G और Eg में, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर Eg आ जाएगा और नीचे T2G आ जाएगा। टेट्राहेड्रल होता तो ऊपर T2G आ जाता। अब यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और 4। यहाँ पर Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो है ना वो हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले T2G में ही पेयर हो जाएंगे। ये अपने पास T2G है और ये अपने पास Eg है, T2G में ही फिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास n का वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर n का वैल्यू 5, यहाँ पर 4, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 2, अगर अपन ये इसको सॉल्व करें, ये तो काफी सिंपल है, तो आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2 +3 है, तो ये अपने पास हो जाएगा 3d5। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सीधे पेयरिंग करा देंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, n का वैल्यू 1, और इसमें n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा √3, मतलब 1.732, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें n का वैल्यू 1 तो सबसे कम इसका वैल्यू हो जाएगा
मैग्नेटिक मोमेंट की, और इसका एन का वैल्यू 5, तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। तो अपने पास आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास आया था 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक एंड द मोस्ट स्टेबल। तो अपन को बताना है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ऑक्टाहेड्रल भी है, डायामैग्नेटिक भी है और बाकी सब में से ज्यादा स्टेबल भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास दिया हुआ है Na3COCl6। तो यहाँ पर अपने पास कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कैसे? Na पर +1 चार्ज होता है, तो Na3+ चले जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 आ जाएगा, -3 चार्ज। तो ये हो जाएगा x - 6 = -3। तो उससे x का वैल्यू +3 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर अपने पास +3 चार्ज आ जाएगा। कोबाल्ट के ऊपर अपने पास +3 चार्ज आ जाएगा। कोबाल्ट का जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है अपने पास 3d7 4s2। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d7 4s2। अब क्योंकि +3 है तो ये हो जाएगा s से दोनों इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 3d6। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाए, हाँ अब ये 3d6 है और यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर अपने पास ऑक्टाहेड्रल तो सारे ही हैं, तो ऑक्टाहेड्रल को देखने की जरूरत नहीं है, अपन डायामैग्नेटिक देख लेते हैं कौन से हैं। यहाँ पर 3d6 है, तो यहाँ पर अगर अपन फिल करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्योंकि अपने पास हैलोजन है जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर ये अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखें तो निकल के ऊपर जो अपने पास चार्ज हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा +2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर +1 होता है और 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर अपने पास +2 चार्ज हो जाएगा होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो निकल के ऊपर +2 आ जाएगा चार्ज। तो निकल के ऊपर अपने पास चार्ज आ गया +2। निकल का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होता है 3d8 4s2। 3d8 4s2 होता है, 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दोनों क्योंकि +2 है, तो अपने पास बचेगा 3d8। 3d8 है। अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है इस बार। अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर अपने पास पेयरिंग हो जाएगी, तो ये तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पेयर होकर इधर आ जाएगा। तो फाइनल अपने पास कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बन जाएगा। तो ये अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये पहला वाला पैरामैग्नेटिक था, दूसरा वाला अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट कोबाल्ट के ऊपर अगेन अपने पास +3 चार्ज हो जाएगा, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज, अगेन कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा 3d6। लेकिन इस बार अपने पास कार्बन डोनर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस बार यहाँ से पेयरिंग हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा गंदा बन गया, बट इसमें पेयरिंग हो जाएगी। तो अपने पास 3d6 है, तो पेयरिंग होने के बाद हो जाएगा अपने पास ऐसा 3d6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, और पेयरिंग हो जाएगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा ऐसा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये भी अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। नेक्स्ट अपने पास आता है अगेन कोबाल्ट, लेकिन इस बार कोबाल्ट पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड भी है। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हो जाएगा अपने पास 3d और +2 है, तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d7 4s2, और 3d7 4s2 है और +2 है, तो अपने पास 3d7 बचेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं बस। अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो अपन इसमें पेयरिंग नहीं कराएंगे और पूरी तरीके से फिल कर देंगे, तो हो जाएगा अपने पास 3d7 1 2 3 4 5 6 और 7। अपन पेयरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर अगेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। अब अपने पास ये दोनों डायामैग्नेटिक है, तो ए और डी तो अपने पास आंसर हो ही नहीं सकता। अब अपन को देखना है स्टेबल ज्यादा कौन सा है। स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं, इसके ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ तरीकों से अपन देख सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पर जो है उस पर जिस पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड और मेटल का इंटरेक्शन होता है। तो जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अपने पास सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि
जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, CFSE जो वैल्यू होती है, CFSE वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, CFSE वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी भी अपने पास उतनी ज़्यादा होती है। मतलब CFSE वैल्यू ज़्यादा मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा। कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। ये अपन ने करा भी था कुछ क्वेश्चन पहले। हाँ, ये करा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो अपने पास ऐसे भी देख सकते हैं कि जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये केस होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अब इन दोनों में से अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसमें है? अपने पास कार्बन डोनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ दिखते हैं? कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होते हैं, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हैलाइड डोनर्स। तो अपने पास कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो उस तरीके से भी अपने पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास इसका आंसर सी हो जाएगा। और CFSE जैसे ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड में जो सेपरेशन होता है, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है, वो कम होती है। तो अपने पास इसका आंसर सी हो जाएगा। और पहला अपन ने पॉइंट लिखा था, सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से अपने पास आया था 8 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स इन FeCO होल 5, VO2 प्लस एंड WO3 इज। तो W यहाँ पर टंगस्टन है और WO3 ओवरऑल इसको टंगस्टन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। अगर अपन एक एक करके निकालें तो अपने पास है FeCO होल 5। तो यहाँ पर है ना, जो CO है, ये कार्बोनिल जो है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आयरन पर वैसे ही चार्ज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? इसको अपन लिख सकते हैं, यह इस पर CO पर 0 चार्ज हो जाएगा तो ओवरऑल आयरन पर भी 0 ही चार्ज हो जाएगा। तो आयरन पर 0 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो पहले में तो 0 है। नेक्स्ट अपने पास VO2 प्लस है और यहाँ पर V वैनेडियम है। इसको अगर अपन X मान लें, ऑक्सीजन पर अपने पास -2 चार्ज होता है, तो -2, और ये ओवरऑल +2 है, तो बाहर +2 आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा। तो अपने पास X का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4। तो यहाँ पर अपने पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में। नेक्स्ट अपने पास आता है टंगस्टन ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पर WO3 है। और अगर अपन टंगस्टन को X माने, ऑक्सीजन के ऊपर अपने पास चार्ज होता है -2 और कितने हैं अपने पास? 3 ऑक्सीजन है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा X -6 इक्वल्स टू 0। तो X का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 6। तो अगर अपन को क्या बताना है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ पर जो मेटल्स पर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका सम कितना हो जाएगा? 0 + 4 + 6। तो 0 + 4 + 6, तो ओवरऑल अपने पास आ जाएगा आंसर इसका 10। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आया था अपने पास 8 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ये इज 6.06 बोहर मैग्नेटॉन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज। तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MnNCS होल 6 और ओवरऑल x नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, जिसका अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 6.06 बोहर मैग्नेटॉन। तो अपन को x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन Mn के ऊपर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को मार्क करें, तो Mn के ऊपर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को y मान लें, क्योंकि x ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो y, और NCS के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो ओवरऑल 6 NCS हैं, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, इक्वल्स टू x का वैल्यू है, यहाँ पर x आ जाएगा, -x है तो इधर -x आ जाएगा। अगर अपन पूरी इक्वेशन को अब माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा 6 - y, और y क्या है अपने पास? Mn के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है। अब अपने पास ना मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ऐसे निकालते कैसे हैं? √n × n+2। मतलब कि अपने पास वैल्यू 6.06 दी हुई है, मतलब अंडर रूट के अंदर अपने पास जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो अप्रोक्सीमेटली 36 के बराबर आनी चाहिए। तो निकाल लेते हैं कि कैसे आएगी, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब आएगी। तो n × n+2 का वैल्यू अपने पास अप्रोक्सीमेटली 36 के बराबर आनी चाहिए। तो ये कब आएगा? अगर n की वैल्यू अपन ने 4 पुट कर दी तो कितना आ जाएगा? 4 ×
4 + 2 6, तो 6 × 4 √24 नहीं आ रहा। नेक्स्ट अगर अपन 5 पुट करें तो 5 × 5 + 2 7, तो 5 × 7, तो जो कि आ जाएगा √35, तो ये अप्रॉक्सीमेटली √36 के बराबर है। मतलब कि अपने पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो अपने पास 5 होने चाहिए। मतलब यहाँ से अपन को ये चीज पता चल गई कि n की वैल्यू अपने पास 5 होनी चाहिए, तभी अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट 6.06 के बराबर करीब आएगा। अब मैग्नीज है अपने पास, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सॉरी कन्फिग्रेशन कितना होता है? कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 3d5 4s2, ठीक है। अब 3d5 4s2 होता है, अपन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? 5 चाहिए, तो अपने पास 4s से इलेक्ट्रॉन्स पूरे चले जाने चाहिए। मतलब अपने पास 4s ऑर्बिटल खाली हो जाना चाहिए। ये कब होगा? जब Mn के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। जब Mn +2 हो जाएगा तब 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो अपने पास बचेगा 3d5। अब अपने पास 3d5 जब इसमें बच जाएगा तब अपने पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट 6.06 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। अब Mn के ऊपर +2 चार्ज है और अपन ने Mn के ऊपर चार्ज कितना माना था? अपन ने y माना था। Mn के ऊपर +2 चार्ज आ गया अपने पास, जो कि अपन को जरूरत थी, और अपन ने इनिशियली कितना माना था? इनिशियली y माना था, तो y का वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 आ जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 आ जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस y का वैल्यू 2, तो ओवरऑल x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4। तो इससे अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओवरऑल 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 8 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, अपन को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में अपन को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में अपन को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। तो अपन को बताना है किस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको एक एक कर अपन कर लेते हैं, और पहले अपन ए ऑप्शन को थोड़ी देर बाद करते हैं। बी अगर देखें तो यहाँ पर अपने पास FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव है। बी को अगर अपन करें तो यहाँ पर है अपने पास FeH2O होल पॉजिटिव। आयरन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 है। आयरन का कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 3d6 4s2, और +2 है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो अपने पास इसका कन्फिग्रेशन बच गया 3d6। तो यहाँ पर अगर अपन इसे बनाएं 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4, तो अपने पास बी का आंसर हो जाएगा 4th, तो बी का अपने पास 4th हो जाएगा, सी और डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो सी अपने पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट में अपने पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कोबाल्ट का अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 4s2, और यहाँ पर +3 है तो ये भी चेंज होकर हो जाएगा अपने पास 3d6, और हाँ ये भी अपने पास चेंज होकर हो जाएगा 3d6। इसको अगर अपन बनाएं तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 3d6 है, और यहाँ पर अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। H2 एक वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए अपन ने पेयरिंग नहीं कराई इधर पर, इसलिए अपने पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए। बट इसमें NH3 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर अपन पेयरिंग करा देंगे इनकी, तो ये अपने पास 6 हो गए और इनकी पेयरिंग करा देंगे, तो अपने पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास सी का आंसर हो जाएगा अपने पास फर्स्ट, सी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो अपने पास बी का 4th और सी का फर्स्ट है, बी का 4th है सी का फर्स्ट है। अच्छा 2 ऑप्शंस में, तो अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी और ए ऑप्शन में ना एक चीज कॉमन है, देखो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। निकल में जो है इसके निकल के ऊपर अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d8 4s2, 3d8 4s2, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे +2 के, तो 3d8 हो जाएगा। अब जब भी अपने पास d8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, देखो जब भी अपने पास d8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, d9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, या फिर d10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ये पहला केस। दूसरे केस में अपने पास d1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, d2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, या d3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इस केस में अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों का अपने पास जो CFSE की वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दोनों का सेम हो जाता है, अपने पास कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन ने फर्स्ट वाला भी नहीं करा था। इसमें क्यों? क्योंकि क्रोमियम पर +3 है, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1,
तो ये हो जाएगा, इसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसमें भी D3 आ रहा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड में दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो सेम हो जाएंगे। बट ऐसा होता क्यों है, इसको भी देख लेते हैं हम। जैसे अपने पास इधर पर D8 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखें इलेक्ट्रॉन्स का, तो पहले केस में अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरे में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें D6 में अलग है कॉन्फ़िगरेशन दोनों में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में। D7 में अलग है, तो CFSE की वैल्यू भी अलग है। बट D8 जो हो जाता है, D8 में अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, D8 में अपने पास वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है और दोनों में अपने पास जो CFSE की वैल्यू है वो भी सेम हो जाता है। सिमिलरली D8, D9, D10, इसमें भी D8, D9, D10, D8, D9 और D10 में कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है वो सेम हो जाता है और CFSE का वैल्यू भी सेम हो जाता है। तो इसमें अगर अपन D8 देखें तो अपने पास इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसा, जो 3D8 है। इसको अपन चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर अपने पास EG आ जाएगा और नीचे अपने पास T2G आ जाएगा। इसमें अपन फिल करें तो अपने पास ये सेम जो इधर लिखा हुआ है वही बन जाएगा। और तो अपने पास नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो 2 रह जाएंगे। तो निकल में अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 रह जाएंगे। ऐसे ही अगर अपन फर्स्ट वाले केस में देखें तो यहाँ पर D3 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर अपन देखें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहता है दोनों में, D2 सेम रहता है और D3 सेम रहता है, इसलिए इन दोनों की CFSE की वैल्यू भी सेम रहती है। अब चाहे अपने पास वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D1, D2, D3 दोनों में सेम होता है। इसके आगे से चेंज होना चालू होता है, इसलिए अपन ने ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा अपने पास D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो अपने पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो अपने पास फर्स्ट का ए का सेकंड हो जाएगा, तो अपने पास ए का सेकंड हो जाएगा और अपने पास डी जो है इसमें अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो डी का अपने पास थर्ड हो जाएगा। तो अपने पास ऐसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रख लेना कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और वीक फील्ड लिगेंड होता है, उन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है, CFSE का वैल्यू सेम हो जाता है और अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं जब अपने पास D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 10th अप्रैल के शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड देयर आर डैश पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले अपने पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होती है, क्या होता है अपने पास, देखो फेरो लिखा है मतलब आयरन पर जो है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अगर ऐसा लिखा होता पोटेशियम फेरीसाइनाइड लिखा होता तो फिर अपने पास जो आयरन होता उस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता। कैसे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा K4FeCN6। यहाँ पर आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अगर इधर पर फेरीसाइनाइड होता तो अपने पास होता K3FeCN6। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखें यहाँ पर अपने पास आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अपने पास जो आयरन है, आयरन का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d6 4s2। अब क्योंकि +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो अपने पास 3d6 बच जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा, यहाँ पर 3d6 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा अपने पास। अब क्योंकि अपने पास साइनाइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपने पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है। देखो D6 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर है ना, ये पुराने वाले कांसेप्ट समझ लगा देना। जब D1, D2, D3 होता है जब और D8, D9, D10 होता है तभी अपन इस लॉजिक से चल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। यहाँ पर D6 है और यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या होता है, EG उसमें ऊपर आ जाता है और T2G अपने पास नीचे आ जाता है। T2G अपने पास नीचे और EG अपने पास ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि साइनाइड है तो T2J में ही इलेक्ट्रॉन्स की सबकी पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। फिर से ये वाला केस कंसीडर मत करना, D1, D2, D3, D8, D9, D10 आएगा तभी ये वाले केस को कंसीडर करना। अदरवाइज D4, D5, D6 और D7 में पेयरिंग हो जाती है और वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता। तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर अपने पास T2G में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर अपना है ना, यहाँ पर पेयर्स लिखा है
यहाँ पर सीधे आंसर 6 मत लिख देना, यहाँ पर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो अपने पास 1, 2 और 3 पेयर हो जाएंगे, तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा 3। अपने पास आया था 10 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो अपन को बताना है इन कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा ऑक्टाहेड्रल है, डायामैग्नेटिक है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले अगर अपन एक एक कर सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो पहले अपन को देखना है कौन सा ऑक्टाहेड्रल है। तो अपने पास ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, सिर्फ अपने पास ऑप्शन नंबर डी ऑक्टाहेड्रल नहीं है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। नेक्स्ट अपन को देखना है कि डायामैग्नेटिक कौन सा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में कोबाल्ट ही है, और तीनों पर अपने पास चार्ज कोबाल्ट के ऊपर +3 ही है, तो अपन सीधे वही निकाल लेते हैं। कोबाल्ट है अपने पास, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अपने पास 3d7 4s2 होता है। अब कोबाल्ट +3 अपन को बताना है, कोबाल्ट +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने पास, तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और d से चला जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास 3d6। अब इसका अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो देखना, यहाँ पर अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो कॉन्फ़िगरेशन में 3d6 है 6। तो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर देखना ऑप्शन बी और सी में अपने पास एक हैलोजन डोनर है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऑप्शन बी और सी में अपने पास पेयरिंग नहीं होगी, तो अपने पास ऑप्शन बी और सी में सेम यही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बट ऑप्शन ए में अपने पास NH3 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है, तो ऑप्शन नंबर ए में अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा उसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन बी और सी में अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो ऑप्शन बी और सी पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी और सी भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए अपने पास डायामैग्नेटिक भी है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे दिखते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये होता है कि इस तरीके से देख सकते हैं कि जिनमें अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और जनरली डायामैग्नेटिक जो, इसलिए वो डायामैग्नेटिक भी होते हैं नेचर में, और मोस्टली जिनका स्क्वायर प्लेनर होता है कॉम्प्लेक्स वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको भी लिख लेंगे अपन। तो ऑप्शन नंबर ए अभी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। अब अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बीच में एक बार डिफरेंस भी लिख लेते हैं। यहाँ पर अपने पास डिफरेंस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं नेचर में। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो डायामैग्नेटिक हो जाते हैं नेचर में। मोस्टली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और मोस्टली स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें अपने पास डायामैग्नेटिक है नेचर में, साथ में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है, इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 24 जनवरी के शिफ्ट 2 में अपन यही लिख चुके हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। हमने पास आया था 10 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस इज। तो अपन को हर कॉम्प्लेक्स में बताना है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उनको अरेंज करना है। तो एक एक करके कर लेते हैं। पहला अपने पास FeCN होल 6 3 नेगेटिव है, तो पहला अपने पास है FeCN होल 6 3 नेगेटिव। आयरन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, आयरन पर +3 आ जाएगा। अब आयरन का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2 +3 है, तो अपने पास आ जाएगा 3d5। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन को अगर अपन बनाएं तो यहाँ पर अपने पास ये अपने पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN है, कार्बन डोनर है, अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें अपने पास पेयरिंग हो जाएगी। अगर इसमें अपने पास पेयरिंग हो जाएगी तो फिर अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक बच जाएगा, क्योंकि ये पेयर हो जाएगा इससे, ये पेयर हो जाएंगे, तो एक अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में अपने पास आयरन ही है, और इसमें भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी 3d5 होगा।
3d5 इसका कन्फिग्रेशन होगा, बट यहाँ पर अपने पास हैलाइड डोनर है, यहाँ पर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो इसमें अपने पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर अपने पास 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट अपने पास कोबाल्ट आ जाता है, तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन क्या होता है अपने पास, कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन होता है 3d7 4s2, 3d7 4s2 होता है +3 है तो हो जाएगा 3d6, 3d6 कन्फिग्रेशन है। और यहाँ पर अपने पास अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर अगेन अपने पास पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी बच जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास क्रोमियम है, और क्रोमियम है, क्रोमियम पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर भी +3 हो जाएगा। कैसे, ऑक्सिलेट के ऊपर अपने पास -2 चार्ज होता है, अपने पास 3 ऑक्सिलेट है तो -6, तो इसको अगर अपन x माने तो x -6 इक्वल्स टू -3, तो x का वैल्यू +3 आ जाएगा, तो क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है। अब क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d5 4s1 होता है, 3d5 4s1 होता है, अब +3 है तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपने पास 3d3, 3d3 इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा, तो 3d3 कन्फिग्रेशन हो जाएगा, और इसमें अपने पास पेयरिंग नहीं होगी। ऑक्सिलेट भी अपने पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें भी अपने पास पेयरिंग नहीं होगी। एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देख लेंगे अपन, तो यहाँ पर 3d3, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लास्ट अपने पास है NiCO4, तो यहाँ पर निकल है, और निकल के ऊपर अपने पास चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, तो निकल के ऊपर अपने पास जो निकल का कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d8 4s2। अब यहाँ पर अपने पास ऐसे भी देख सकते हैं कि अपने पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वैसे ही इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। बट इसको अगर अपन कर लें तो 4s से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे और पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर अपने पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो अपने पास 0 हो जाएंगे। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के सबसे ज्यादा है और ऑप्शन नंबर ई के सबसे कम है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी अपन देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है और ऑक्सिलेट वाटर से पीछे आता है। देखो वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है और वाटर के पीछे वीक फील्ड लिगेंड ही होता है, तो अपने पास ऑक्सिलेट वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, और फिर हेलाइट्स तो है ही वीक फील्ड लिगेंड, सिर्फ अपने पास CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 10 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन को 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में अपन को कॉम्प्लेक्सेस दी हुई हैं और लिस्ट 2 में अपन को CFSE वैल्यू दी हुई है उनकी। तो अपन को बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स की कितनी CFSE वैल्यू है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले अगर अपन यहाँ पर एक चीज देखें तो सारे जो अपन को कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, सारे ही कॉम्प्लेक्स अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब यहाँ पर अपने पास ऑक्टाहेड्रल वाला केस होगा। ऑक्टाहेड्रल वाले केस में क्या होता है, अगर अपन देखें तो अगर अपन पहले एक मीन एनर्जी लेवल बना लेते हैं या फिर बैरी सेंटर बोलते हैं इसको, अगर ये अपन ने बना लिया तो ऑक्टाहेड्रल वाले केस में Eg अपने पास ऊपर हो जाता है, Eg ऑर्बिटल, और T2G ऑर्बिटल अपने पास नीचे हो जाता है। ऊपर अपने पास Eg ऑर्बिटल हो जाता है और नीचे अपने पास T2G ऑर्बिटल हो जाता है। और यहाँ पर मीन एनर्जी लेवल है, इसके ऊपर अपने पास 0.6 डेल्टा नॉट हो जाता है। जो नॉट है ये ऑक्टाहेड्रल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डिक्रीज इन एनर्जी है वो हो जाएगा अपने पास -4 डेल्टा नॉट। इसको कैसे याद रखते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे अपने पास ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं, अपने पास ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 ये हो जाएगा अपने पास 1.2, और ऐसे ही नीचे अपने पास 3 ब्लॉक्स हैं, तो नीचे हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 0.4, तो ये अगेन -1.2 हो जाएगा। तो ऊपर भी अपने पास 1.2 आ रहा है, नीचे भी 1.2 आ रहा है, ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास ऑक्टाहेड्रल वाला केस होता है, ये अपने पास ऑक्टाहेड्रल वाला केस होता है। अगर अपन ऐसे ही टेट्राहेड्रल वाला भी अगर केस देख लें, तो टेट्राहेड्रल वाले केस में भी अगर अपन मीन एनर्जी लेवल बना लेते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाले केस में अपने पास T2G ऊपर हो जाएगा और Eg अपने पास नीचे हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास T2G ऊपर हो जाएगा और Eg अपने पास नीचे हो जाएगा। ये अपने पास T2G हो जाएगा और ये Eg हो जाएगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो टेट्राहेड्रल T से स्टार्ट होता है, तो टेट्राहेड्रल T से स्टार्ट होता है तो T2G इसमें ऊपर हो जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो
एनर्जी हो जाती है यहाँ पर 0.4 डेल्टा टी हो जाएगी, ये टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे की तरफ हो जाएगी अपने पास डिक्रीज इन एनर्जी -0.6 डेल्टा टी। ठीक है, ये अपने पास टेट्राहेड्रल वाला केस होता है। और इसमें अगर अपन एक चीज और देखें, इसमें एक रिलेशन और याद रख लेना कि डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है, डेल्टा टी का जो वैल्यू होता है वो 4/9 डेल्टा नॉट के बराबर होता है। ये चीज भी दिखा देता है कि डेल्टा नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी। तो एक ये रिलेशन भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर अपन CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करें तो एक बाय एक 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 कर देखते हैं। तो पहले अपने पास TiH2O होल 6 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अपने पास जो टाइटेनियम है उस पर जो चार्ज हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। टाइटेनियम पर +2 चार्ज है। अब टाइटेनियम का जो कन्फिग्रेशन होता है अपने पास वो होता है 3d2 4s2। अब +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा 3d2। 3d2 रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 3d2 है, तो अगर अपन इसमें फिल करें, सब अपन को ऑक्टेहेड्रल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास T2G में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सीधे। देखो अगर 3d2 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास T2G में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन देखते हैं कि T2G में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इंटू -4 डेल्टा -0.4 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस यहाँ पर अपने पास EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? EG में अपने पास 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास -0.8 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट अपने पास वैनेडियम है, और इस पर चार्ज कितना है अपने पास? अगेन इस पर +2 चार्ज है, तो यहाँ पर +2 चार्ज है। वैनेडियम का जो कन्फिग्रेशन होता है वो अपने पास होता है 3d3 4s2, तो अगेन 4s से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, जो कन्फिग्रेशन बच जाएगा वो बच जाएगा 3d3। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्टेहेड्रल में टाइटेनियम में 2 भरे थे, इसमें 3d3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो EG में अभी भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और T2G में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर CFSE का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 डेल्टा नॉट प्लस EG में अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चीज 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर सीधे 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.2 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट अपने पास मैग्नीशियम है, और Mn के ऊपर अपने पास +3 चार्ज है, और Mn का जो कन्फिग्रेशन होता है, Mn पर +3 चार्ज है, ठीक है। Mn का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है अपने पास 3d5 4s2, तो 3d5 4s2 इसका कन्फिग्रेशन होता है। अगर इसमें +3 है, तो +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो अपने पास बचेगा 3d4। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर अपन Mn का केस देखें तो एक चीज और नोटिस करो, सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं सब में अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, सब में एक ही लिगेंड है वाटर, जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो अपने पास इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो 3d4 है, तो EG में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Mn के केस में। तो यहाँ पर अपने पास T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और EG में अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन फिर CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू T2G में 3 है, तो इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस यहाँ पर अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास -1.2 डेल्टा नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास +0.6 डेल्टा नॉट, तो ये ओवरऑल हो जाएगा अपने पास -0.6 डेल्टा नॉट। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपने पास आयरन है। आयरन पर देखें अपन, तो आयरन पर अपने पास चार्ज दिए हुए है +3। अब आयरन का कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 3d6 4s2, 3d6 4s2, और यहाँ पर +3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ पर अपने पास 3d5 बच जाएगा, +3 और D से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास 3d5 बच जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये पूरा फिल हो जाएगा, EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर T2G में अपने पास अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और EG में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। यहाँ पर अगर अपन CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 डेल्टा नॉट प्लस ऊपर अपने पास 2 है, तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास -1.2 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, तो ओवरऑल ये अपने पास 0 हो जाएगा आंसर इसका। अब अपन मैच करें
तो अपने पास टाइटेनियम के लिए हो जाएगा -0.8 डेल्टा नॉट, तो ए का अपने पास फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का अपने पास हो जाएगा -1.2 डेल्टा नॉट, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। mn का देखें तो mn का -0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगा, तो सी का अपने पास सेकंड हो जाएगा, तो इससे अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये अपने पास 4 केस थे जो अपने पास आए थे, और इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 11 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द रेशियो ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ क्रोमियम Cn होल 6 होल 3 नेगेटिव बाय क्रोमियम H2 होल 6 3 पॉजिटिव। तो अपन को बताना है मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो होगा इनका। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो क्रोमियम है अपने पास, तो क्रोमियम का जो अपने पास कन्फिग्रेशन होता है वो होता है अपने पास 3d5 4s1, ये अपने पास क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है। अब यहाँ पर अपने पास दोनों में ही क्रोमियम +3 में है, तो Cr+3 का कितना हो जाएगा अपने पास 4s से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल अपने पास हो जाएगा 3d3। अब यहाँ पर अपने पास 3d3 कन्फिग्रेशन है। एक चीज याद करो, अपन ने जो पहले वाले क्वेश्चंस थे अपन ने 8 अप्रैल के शिफ्ट 2 में देखा था कि जब भी अपने पास D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब अपने पास वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों सेम तरीके से एक्ट करते हैं। अपने पास कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होता है जब अपने पास होता है D1 D2 D3 या फिर D8 D9 D10। तो अगर अपन इसमें देखें तो यहाँ पर अपने पास D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर भी अपने पास दोनों में, एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक में वीक फील्ड लिगेंड है, तब भी इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अगर अपन इसको बना भी लें तो दोनों अपने पास ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अपने पास ऊपर अपने पास Eg हो जाएगा और नीचे अपने पास T2G हो जाएगा। अब यहाँ पर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर अपने पास इसमें बनाएंगे तो भी सेम होगा, वीक फील्ड लिगेंड होता तो भी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन बन जाता। तो यहाँ पर अगर अपन देखें मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास √n × n+2, जहां पर n अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो √3 × 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा √15। दोनों में अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की वो √15 हो जाएगी। अब दोनों में ही √15 हो जाएगी तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम, तो अपने पास जो रेशियो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 11 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज अ मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। तो पहली चीज तो मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म ना, ये स्पेसिफिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं तभी शो होता है। तो मेरिडोनियल जो आइसोमेरिज्म होता है ये स्पेसिफिकली जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तब शो होता है, तो इसकी वजह से अपने पास ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे अगर अपन देखें तो बाकी मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अपने पास 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स होने चाहिए जो कि अपने पास एक प्लेन बना दें, एक स्पेसिफिकली ट्राइगोनल प्लेन बना दें, जिसमें अपने पास 3 लिगेंड्स होने चाहिए, 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स होने चाहिए। वो लिगेंड्स अपने पास मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, अपने पास बाइडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अब क्योंकि अपने पास 3 लिगेंड्स होने चाहिए, 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स होने चाहिए, वो बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, मोनोडेंटेट, 3 आइडेंटिकल होने चाहिए, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अपने पास 2 आइडेंटिकल है, 3 नहीं है। और अगर अपन मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म का जो मेरिडोनियल अपने पास फेज बनता है उसका स्ट्रक्चर भी देखें, क्योंकि अपन ने एक फेशियल आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन करा था, तो वहां पर अगर अपन देखें ये अपने पास आया था 30 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और यहाँ पर अपन ने देखा था कि जब फेशियल आइसोमेरिज्म बनता होता है तब अपने पास Cl यहाँ पर जो है वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि अपने पास एक फेस बन जाता है। और ये बोला था कि अगर Cl की पोजीशन कोई और हो जाती, मान लो Cl जो है वो यहाँ पर या यहाँ पर होता, तो फिर वो मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो हो जाता। कैसे, जब अपने पास Cl मान लो यहाँ पर है तो अपने पास ये बन जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास ना, यहाँ पर अपने पास एक फेस बन जाता है, यहाँ पर अपने पास एक फेस बन जाता है। इसको मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसको जो अपन बोलते हैं इसको अपन मेरिडियन प्लेन भी बोलते हैं। अपने पास एक प्लेन बन जाता है, स्पेसिफिकली अगर अपन बोले ट्राइगोनल बस प्लेन, तो ये अपने पास ये मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट नहीं होगा?
ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड तो है, अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड है और अपने पास 3 भी हैं। बट क्योंकि अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड है ये, तो ये जो मेटल आयन है उसके साथ जो बॉन्ड्स बनाएगा वो 2 डोनर एटम से बना देगा। अब 2 डोनर एटम से बना देगा तो इसमें प्लेनर अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा। मतलब इसमें क्योंकि अपने पास ये बाइडेंटेड है तो अपने पास एक ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट अपने पास नहीं बन पाएगा। उसकी वजह से अपने पास ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने पास मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। और क्योंकि अपने पास 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स भी हैं तो अपने पास एक प्लेन भी बन जाएगा जिसको अपन मेरिडियन प्लेन भी बोलते हैं। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अपने पास आया था 11th अप्रैल की शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द सेट व्हिच डज नॉट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड्स इज। तो अपन को बताना है इन सब में से ऐसा कौन सा सेट है जिसमें अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स नहीं है। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के सबसे फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाएगा वो 3 एग्जांपल्स होते हैं। HCl नेगेटिव एक इंपॉर्टेंट है, एक Cl नेगेटिव इंपॉर्टेंट है और NO2 नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी होते हैं। अभी यहाँ पर जो सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं HCl नेगेटिव पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक Cl नेगेटिव काफी इंपॉर्टेंट है, एक NO2 नेगेटिव काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी होते हैं OCN नेगेटिव, H2O3 नेगेटिव, NOS नेगेटिव। ये सब भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ये अपन को जेडीली में भी दिया हुआ है। अगर अपन देखें यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन में अपन को दिया हुआ है, लिंकेज आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन में क्यों दिए हैं, क्योंकि जिन कॉम्प्लेक्सेस में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब जैसे अपन को यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है NO2 नेगेटिव, तो यहाँ पर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, इसलिए ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। तो ऐसे ही अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर अपने पास जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाते हैं वो HCl नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है और NO2 नेगेटिव जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपने पास है OCN नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव, NOS नेगेटिव, NO एंड C2O2 S2 2 नेगेटिव। तो ये भी अपने पास एम्बिडेंट लिगेंड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर अपन ने NO2 तक लिख लिया, तो NO2 के बाद अपन लिख सकते हैं H2O3 2 नेगेटिव, OCN नेगेटिव और NOS नेगेटिव और NO। ये अपने पास और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल हो जाते हैं। अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर अपने पास पहले ऑप्शन में अपने पास पहले ऑक्सलेट दिया हुआ है। ऑक्सलेट अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं होता। ऑक्सलेट जो है C2O4 2 नेगेटिव, ये अपने पास बाइडेंटेड होता है। ऐसे ही EN इथाइलिन डायमीन भी अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और वाटर की बात करें ये अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर सी में अपने पास NO2 नेगेटिव है अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो ये अपने पास गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट बी में अपने पास NCS नेगेटिव अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। यहाँ पर NCS लिखा है, यहाँ पर SCN लिखा है। देखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे कि NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव को अपन ONO नेगेटिव भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर NO2 नेगेटिव जो है वो ONO भी एक बार डोनेट कर रहा है और एक बार NO2 भी डोनेट कर रहा है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपने पास जो SCN नेगेटिव हो जाएगा इसको अपन NCS नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो अपने पास ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी में अपने पास तो 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 11th अप्रैल के शिफ्ट 1 में, लगातार 4 क्वेश्चन 11th अप्रैल के शिफ्ट 1 में ही आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था कॉम्प्लेक्स दैट डिसॉल्व्स इन वाटर इज। तो अपन को बताना है इन सारे कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा। तो एक एक कर अगर अपन देखें, जैसे ये अपने पास लिखा है Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। इसको अपन बोलते हैं आयरन हेक्सा साइनाइडोफेरेट। तो ये जो होता है ये अपने पास ये पर्शियन ब्लू कलर का होता है और ये काफी स्टेबल होता है। ये अपने पास होता है पर्शियन ब्लू कलर का और ये काफी स्टेबल होता है। अब यहाँ पर इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, क्योंकि जो साइनाइड और आयरन होता है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। उसकी वजह से ये अपने पास डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास गलत हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पर अपने पास अमोनिया है। एक चीज याद रखना कि जब भी अमोनिया या पोटेशियम दिख जाए, इन जनरल ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, बट यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास अमोनिया है। भले ही अपने पास अमोनियम आयन है जो कि जनरली सॉल्युबल होते हैं, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो काफी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शन होगा आर्सेनिक, मॉलिब्डेनम और ऑक्सीजन के बीच में, वो काफी अच्छा होता है। उसकी वजह से ये भी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। सेम ऑप्शन नंबर सी के साथ है कि जो पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट यहाँ पर जो नाइट्राइट लिगेंड है, और नाइट्राइट लिगेंड जो कोबाल्ट के साथ है, ये काफी टाइटली बॉन्डेड है, तो इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर लेकिन अगर अपन डी देखें तो ऑप्शन नंबर डी में अपने पास लिगेंड्स कौन से हैं? अपने पास एसीटेट लिगेंड है और अपने पास हाइड्रोक्साइड भी है। अब हाइड्रोक्साइड और एसीटेट दोनों ही अपने पास पोलर होते हैं, और दोनों ही अपने पास केपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं दोनों ही अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो उसकी जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है सॉल्युबिलिटी के लिए। अब यहाँ पर अपने पास जो क्लोरीन है, यहाँ पर अपने पास जो काउंटर आयन है, वो अपने पास क्लोरीन है, और यहाँ पर ये भी सॉल्युबल है कि अपने पास क्लोरीन आयन जो है वो भी वाटर में सॉल्युबल है। इसकी वजह से अपने पास जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है वो भी अपने पास सॉल्युबल हो जाता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। फिर अपने पास आया था 11 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटॉन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन इन FeH2O whole 6 3 positive and FeCN whole 6 3 negative complexes respectively is। तो अपन को बस बोहर मैग्नेटॉन में इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है दोनों का, जो कि काफी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले अगर अपन देखें अपने पास है FeH2O whole 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पर अपने पास आयरन पर जो चार्ज है अपने पास +3 हो जाएगा। आयरन का जो अपना कन्फिग्रेशन होता है वो अपने पास होता है 3d6 4s2, और +3 है तो अपने पास 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और d से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो अपने पास 3d5 बच जाएगा। और यहाँ पर अपने पास H2 है जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी अपने पास, तो 3d5 ऐसे हो जाएंगे, अपने पास पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका अगर अपन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो कैसे निकालते हैं? म्यू का वैल्यू होता है अपने पास √n×n+2। तो यहाँ पर अगर अपन n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 + 2 7, तो √35। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √35, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी अपने पास 6 के बराबर, जो कि अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करें तो हो जाता है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट अगर देखें तो अपने पास है FeCN होल 6 3 नेगेटिव। यहाँ पर आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन है, बट यहाँ पर अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले अपने पास कन्फिग्रेशन ये होगा, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अपने पास पेयरिंग हो जाएगी। 3d5 कन्फिग्रेशन रहेगा, बट यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि CN नेगेटिव है। तो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बच जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पर अगर अपन 1 पुट करेंगे तो √3 आ जाएगा। म्यू का वैल्यू √3, और √3 की वैल्यू होती है अपने पास 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने पास इसका अपने पास 5.92 आ गया, और इसका FeCN होल 6 3 नेगेटिव का आ जाएगा 1.732। तो इससे अपने पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपने पास आया था 11 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और एक असर्शन रीसेंट टाइप क्वेश्चन है। असर्शन अपने पास दिया हुआ है COCl NH3 होल 5 2 पॉजिटिव absorbs at lower wavelength of light with respect to CONH3 whole 5 H2O whole 3 positive। रीजन अपने पास दिया हुआ है, इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। अच्छा, तो इसको करने से पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं। एक इस टाइप का एक क्वेश्चन अपने पास पहले भी आ चुका है। 25 जनवरी के शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आ चुका है अपने पास। यहाँ पर अगर अपन देखें, ये 25 जनवरी के शिफ्ट 2 में अपने पास क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर अपन देखें तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो होती है, अपन ने देखा था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के। मतलब कि वेवलेंथ जो है अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। मतलब कि अपने पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो
क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ अपने पास कम हो जाएगी, मतलब कि अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा, तो अपने पास वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब एक अपने पास रिलेशन होता है डेल्टा नॉट इक्वल्स टू एचसी बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कम, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा और स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर अपने पास काम सिर्फ यही आ गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लैम्डा की वैल्यू अपने पास कम होती है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतना वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर अपन को जो मेन रिलेशन जो काम आएगा अपने पास, वो यही आएगा कि अपने पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है, वो जितना अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वेवलेंथ की वैल्यू अपने पास उतनी ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर अपन असर्शन देखें तो असर्शन में अपने पास COCl NH3 होल 5 है, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर अपने पास CONH3 होल 5 H2 है। यहाँ पर अगर अपन देखें कि किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर बाकी सब तो कॉमन है, तो Cl और H2O में देखना है। तो Cl और H2 में अपने पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा हो जाएगा? H2O हो जाएगा। वैसे तो दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, बट रिलेटिवली अगर इन दोनों में ही कंपैरिजन करें, तो H2 अपने पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा, तो वेवलेंथ ही कम एब्ज़ॉर्ब करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है Cl एब्ज़ॉर्ब्स एट लोअर वेवलेंथ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा होता है Cl एब्ज़ॉर्ब्स एट हायर वेवलेंथ, तो फिर ये सही हो जाता। कैसे? कि अगर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर अपने पास वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती। तो अगर इन दोनों को कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस कर देते, नीचे वाला ऊपर लिख देते, ऊपर वाला नीचे, तो फिर असर्शन अपने पास करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पर अपने पास गलत हो जाएगा। तो असर्शन अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न अगर देखें तो रीज़न अपने पास दिया हुआ है, इट इज़ बिकॉज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्ज़ॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। हाँ, तो ये तो अपन ने अभी देखा ही था रिलेशन, कि लैम्डा जो होता है, वो अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, और साथ में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के। अब यही रिलेशन अपन ने अभी देखा था पहले, तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के। तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि डिपेंड तो कर रहा है। तो अपने पास रीजन करेक्ट हो जाएगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले अपने पास असर्शन ही गलत है। तो ऐसे अपने पास असर्शन इज फॉल्स, एक गलत हो जाएगा, एंड रीजन इज ट्रू। तो अपने पास ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 में, और ये एक मैच द टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में अपन को दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सेस, और लिस्ट 2 में अपन को कलर दिया हुआ है। तो अपन को बताना है किन कॉम्प्लेक्सेस के कौन से कलर होंगे। तो यहाँ पर एक जो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो अपन ने अभी देखा था कि ये पर्शियन ब्लू कलर का होता है। अपन ने अभी देखा था 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 में कि Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, ये अपने पास पर्शियन ब्लू कलर का होता है। तो ये जो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अपने पास पर्शियन ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी का तो अपने पास फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी का फोर्थ, तो बी अपने पास सही हो जाएगा आंसर। बट अगर अपन बाकी देखें, तो अपने पास पहला जो ऑप्शन है, ये है अपने पास MgNH4 PO4। तो ये होता है अपने पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ये होता है अपने पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और ये अपने पास व्हाइट कलर का होता है। तो ए का अपने पास सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बी, ये अपने पास है K3CO NO2 होल 6। तो ये होता है अपने पास, ये जो होता है ये हो जाएगा अपने पास पोटेशियम हेक्सा, क्योंकि 6 है, हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट। यहाँ पर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कोबाल्ट के ऊपर +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये हो जाएगा अपने पास, और ये जो होता है ये अपने पास येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये अपने पास येलो कलर का होता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा थर्ड। और नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोक्साइड। तो ये तो अपने पास ब्राउन कलर का होता है, और ये अपने पास ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो अपने पास सी का अपने पास फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे अपने पास
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने पास ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 में, और देख लो 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 का चौथा क्वेश्चन है ये, और एक ही शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए। पिछला जो शिफ्ट था 11 अप्रैल का शिफ्ट 1, उसमें भी 4 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत हाई वेटेज चैप्टर है ये। अभी अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, इफ निकल इज रिप्लेस्ड बाय पीटी इन द कॉम्प्लेक्स NiCl2Br2 2 negative, which of the following properties are expected to get changed? तो अपन से पूछा गया है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स में निकल की जगह अगर अपन ने प्लैटिनम से रिप्लेस कर दिया तो फिर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाएंगी। अगर अपन एक एक कर बात करें तो निकल जो होता है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d8 4s2। अब यहाँ पर अपने पास 3d8 4s2 है, पर +2 है निकल पर। यहाँ पर निकल पर +2 आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा निकल का x माने तो x -2 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 है, +2 है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास हो जाएगा 3d8। अच्छा, वैसे प्लैटिनम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? याद करो कि डी एंड एफ ब्लॉक वाली जो वीडियो थी, उसके लास्ट में जब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तब अपन ने बोला था कि जो फर्स्ट सीरीज है उसके अलावा जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो याद होने चाहिए। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि क्रोमियम, कॉपर। ये जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरे आने चाहिए, जो भी हाईलाइटेड है। तो प्लैटिनम भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5d9 6s1। अगर अभी निकल की बात करें तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास 3d8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर अपन इसमें देखें, अगर इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो यहाँ पर 3d8 है और अपने पास पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे निकल के केस में। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? अगर अपन आगे भी ऑर्बिटल s और p देखें तो ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास sp3। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। साथ में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। अब यहाँ पर ये तो निकल का केस हुआ। निकल के केस में ऐसा होता है। अगर अपन प्लैटिनम का केस देखें तो प्लैटिनम का अगर अपन केस देखें, प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अपने पास? प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9 6s1। यहाँ पर भी लेकिन अपने पास प्लैटिनम के ऊपर +2 चार्ज है। प्लैटिनम के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा 5d8 में। अच्छा, ये 5d8 है और ये 3d8 है, और वीक फील्ड लिगेंड तो इसमें भी है, तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन इसका भी ऐसा हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। देखो, इसमें 3d में फेल हो रहे थे, इसमें 5d में फेल हो रहा है। एक डिफरेंस क्या होता है? जब अपने पास 3d में इलेक्ट्रॉन्स फेल हो रहे होते हैं, तब तब अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड वाला केस कंसीडर करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड इसमें कंसीडर होते हैं कि अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। बट जैसे ही अपने पास 4d या फिर 5d वाला केस हो जाता है, तब कोई भी अपने पास लिगेंड हो, अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही कंसीडर करते हैं और अपन पेयरिंग कर देते हैं। तो इस केस में भी अपने पास पेयरिंग हो जाएगी। अगर इस केस में अपने पास पेयरिंग हो जाएगी तो 5d8 में कॉन्फ़िगरेशन पहले ही है, पर इसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास dsp2, और इसकी ज्योमेट्री, इसकी टेट्राहेड्रल थी, ये हो जाएगा अपने पास स्क्वायर प्लेनर। और क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा अपने पास नेचर में। अब अगर अपन एक एक कर प्रॉपर्टीज देखें तो ज्योमेट्री अगर देखें तो एक तो अपने पास टेट्राहेड्रल है, दूसरा अपने पास स्क्वायर प्लेनर है, तो ज्योमेट्री तो चेंज हो रही है, तो ए अपने पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे? देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तो शो करेगा ही। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, पर एट द सेम टाइम जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो कर सकते हैं शो। तो अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि एक शो नहीं कर रहा और एक शो कर रहा है। प्लैटिनम वाला शो कर सकता है और निकल वाला नहीं कर सकता, तो बी अपने पास गलत हो जाएगा।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कायरल सेंटर अपने पास इसमें भी नहीं मिलेगा, कायरल सेंटर अपने पास निकल में भी नहीं मिलेगा, प्लैटिनम में भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर निकल वाला ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें तो कायरल सेंटर इसमें भी नहीं है और इसकी जगह प्लैटिनम रिप्लेस कर दिया और तो भी अपने पास इसमें कायरल सेंटर नहीं मिलेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी अपने पास ऑप्टिकल, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गेट चेंज्ड। अच्छा देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो तो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, इसमें पूछा है कि कौन सा चेंज हो जाएगा। अब एक में नहीं है और प्लैटिनम में अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चालू कर देगा, तो ये भी तो चेंज हो रहा है, तो अपने पास बी भी सही हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों में अपने पास कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों में शो नहीं करेगा, तो अपने पास चेंज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। डी की अगर अपन बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहला अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और दूसरा अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। तो अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, जैसे निकल से प्लैटिनम में चेंज हो रहा है, तो अपने पास डी भी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने पास ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये करेक्ट हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख लो, ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल पहले निकल की थी, फिर प्लैटिनम में स्क्वायर प्लेनर हो गई, तो ये सही हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा था कि निकल जो है निकल टेट्राहेड्रल है, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पर प्लैटिनम होते ही ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो इसमें भी चेंज आ गया, तो बी भी सही हो जाएगा। और डी अपने पास, सी अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो नहीं कर रहा, मतलब चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दोनों में सेम ही रहेगा, दोनों में कायरल सेंटर नहीं है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा चेंज होकर डायामैग्नेटिक हो जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी तीनों दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 12 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 में अपन को कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में अपन को उनकी सीएफएससी वैल्यू दी हुई है। तो अपन को बताना है कि इन कॉम्प्लेक्स की कितनी सीएफएससी वैल्यू है। एक एक कर लेते हैं। अगर अपन पहला एग्जांपल देखें तो इसमें CuNH3 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपने पास कॉपर है और कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। अब कॉपर का जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d10 4s1, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। इसमें अगर +2 है, लेकिन कॉपर +2 है, तो ये चेंज होकर हो जाएगा 4s से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और 3d से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक, तो ये 3d9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज अगर अपन नोटिस करें तो यहाँ पर सारे ही कॉम्प्लेक्स अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। इससे क्या हो गया, अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जो स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी कि Eg अपने पास ऊपर हो जाएगा और T2G अपने पास नीचे हो जाएगा। Eg अपने पास ऊपर हो जाएगा और T2G अपने पास नीचे हो जाएगा। और जो अपने पास बेरी सेंटर होगा या फिर मीन एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, उससे डिक्रीज इन एनर्जी हो जाएगी अपने पास -0.4 डेल्टा नॉट, नॉट इसलिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और ऊपर की तरफ आ जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में होगा। अब सारे ही कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हैं तो अपन यही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अपने पास 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन को अगर अपन फिल करें तो अपने पास आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। अच्छा एक चीज और, ये पहले भी बताया था कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास 3d1 2 3 8 9 और 10, 3d1 3d2 3d3, मतलब d1 d2 d3 d8 d9 d10, जब ये वाले कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने पास कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आता है और सीएफएससी का वैल्यू भी सेम ही आता है। ऐसे ही अपने पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेट करें सीएफएससी वैल्यू, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज इन एनर्जी -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में कितने हैं, 6 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg इंटू 0.6, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.4 इंटू 6 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे Eg में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा 0.6 ओवरऑल डेल्टा नॉट, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास -2.4 प्लस 1.8, तो ओवरऑल अपने पास हो जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट। आगे अगर अपन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अपने पास टाइटेनियम है, और टाइटेनियम के ऊपर अपने पास जो चार्ज है वो +3 है। टाइटेनियम का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। अब 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है और +3 है, तो यहाँ से 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d से चले जाएंगे, तो 3d1 हो जाएगा।
जैसा कि पहले बताया था कि 3D D1 हो, D2 हो, D3 हो या D8, D9, D10 हो, उसमें अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें अगर अपन देखें इस तरीके से ही देख लेते हैं, तो T2G में ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो T2G में कितना हो जाएगा -0.4 इंटू 1, तो CFSE वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा सीधे T2G में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, तो ये हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास आयरन, और आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। +3 चार्ज कैसे है, Cn पर -1 होता है, तो x - 6 इक्वल्स -3, तो आयरन के ऊपर आ जाएगा अपने पास +3। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2, यहाँ पर +3 है तो अपने पास 3d5 हो जाएगा। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, CFSE वैल्यू कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर अगर अपन बनाएं और यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि अपने पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का फर्क पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी तो सीधे पेयरिंग कर ही लिख देते हैं कि अपने पास D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, पेयरिंग हो जाएगी तो इनको भी यहीं लिख देते हैं। तो T2G अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स T2G में हो जाएंगे और EG में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हाँ हैं T2G में और डिक्रीज इन एनर्जी -0.4, तो ये हो जाएगा अपने पास -2.0 लिख लो डेल्टा नॉट। लास्ट अगर अपन देखें, लास्ट निकल है अपने पास, और निकल के ऊपर अपने पास चार्ज +2 चार्ज है इसके ऊपर अपन का, और यहाँ पर अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने पास 3d8 4s2। अब 4s2 है +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d8 ही होगा। अगेन वही वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया D1 D2 D3 D8 D9 D10 वाला, तो यहाँ पर भी अपने पास ये वीक फील्ड लिगेंड है बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। D8 जब अपन बनाएंगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने पास T2G में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 6 इंटू -0.4 प्लस EG में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 0.6, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 हाँ, तो ये ओवरऑल आ जाएगा अपने पास -1.2 डेल्टा नॉट। यहाँ पर अगर अपन मैच कराएं अब, तो अपने पास एक A जो हो जाएगा उसका हो जाएगा -0.6, तो A का अपने पास फर्स्ट ही हो जाएगा और B का हो जाएगा अपने पास B का -0.4, तो B का फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 13 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द मिसमैच्ड कॉम्बिनेशंस आर, तो अपन को बताना है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन सही नहीं है, कौन से कॉम्बिनेशंस मैच नहीं करते हैं। तो इसको अपन एनसीईआरटी से कर लेते हैं। ए ऑप्शन में अपने पास क्लोरोफिल है और उसके आगे कोबाल्ट है। यहाँ पर अगर अपन एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में अपने पास लिखा है कि क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अपने पास क्लोरोफिल के आगे कोबाल्ट लिखा है तो वो अपने पास गलत हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम लिखा होता तो अपने पास सही होता है। यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, the pigment responsible for photosynthesis, chlorophyll is a coordination compound of magnesium। तो पहला ही अपने पास गलत हो जाएगा जिसमें क्लोरोफिल के आगे अपने पास कोबाल्ट लिखा है। नेक्स्ट अपने पास लिखा है वाटर हार्डनेस और उसके आगे EDT है। तो ये अपन देखें तो यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर, यहाँ पर देखें हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2 EDTA. The Ca2+ and Mg2+ ions form stable complexes with EDTA. तो यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर EDTA से रिलेटेड है तो ये अपने पास कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। तो अपने पास B जो है वो सही हो जाएगा, अपने पास पहला B सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है फोटोग्राफी और उसके आगे लिखा है AgCN2 नेगेटिव। तो ये देखें अपन, तो यहाँ पर लिखा है in black and white photography the developed film is fixed by washing with hypo solution which dissolves the undecomposed AgBr to form a complex ion AgS2O3 3 नेगेटिव। तो अपने पास ये नहीं लिखा हुआ है, अगर ये लिखा होता तो अपने पास ये सही हो जाता, C वाला सही हो जाता, बट ये अपने पास C भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपने पास
ये लिखा होता तो सही होता। अब यहाँ पर अपने पास क्या लिखा है, AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव, ये अपने पास ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड much more smoothly and evenly from the solutions of the complex AgCN whole twice negative and AuCN whole twice negative, then the solution form a solution of simple metal ions. तो ये इनके लिए सही हो जाएगा, बट अगर अपने पास क्वेश्चन में देखे तो ये लिखा होता तो अपने पास सही हो जाता फोटोग्राफी में। नेक्स्ट अपने पास विल्किंसन कैटलिस्ट, ये तो सही है अपने पास। विल्किंसन कैटलिस्ट ये लिखा हुआ है अपने पास, दिस इज अ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो अपने पास ये कंपाउंड बिल्कुल सही लिखा है, PH3P होल थ्राइस RHCl। तो अपने पास डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास चिलेटिंग लिगेंड और डी पेनिसिल अमीन, तो ये भी सही है अपने पास। ये लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पर एक्सेस ऑफ रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स डी पेनिसिल अमीन एंड डेस्फेरोक्साइम। तो अपने पास सही हो जाएगा कि ये चिलेटिंग लिगेंड से रिलेटेड है। तो अपने पास ई भी करेक्ट हो जाएगा। तो अपन को क्या बताना है, मिसमैच्ड कॉम्बिनेशंस बताना है। तो अपने पास ए और सी हो जाएगा जो अपने पास गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 13 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज। तो अपन को बताना है इस कॉम्प्लेक्स के कितने स्टीरियो आइसोमर्स है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले अपने पास यहाँ पर क्रोमियम है और ऑक्जेलेट है। देखो ऑक्जेलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और अपने पास 2 ऑक्जेलेट हैं, तो ये 4 वैलेंसी को तो यही अकेला ले जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा, और एक Cl और एक Br हो जाएगा। एक एक करके अगर अपन केस देखें तो एक बार अपन पहले क्रोमियम लिख लेते हैं Cr, और इसमें अपन ऑक्सिलेट है। एक बार अपन सिस वाला केस देख लेते हैं और एक बार ट्रांस वाला केस देख लेते हैं। अपन को स्टीरियो आइसोमर्स बताना है, तो अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल दोनों ही बताना है। क्रोमियम पहले ट्रांस वाला केस देख लेते हैं। ट्रांस वाला केस देखेंगे तो एक काम करते हैं, Cl और Br को पहले लिख लेते हैं। Br अपने पास एक काम करते हैं ऊपर आ जाएगा और Cl नीचे आ जाएगा। ये अपने पास ट्रांस वाला केस आ जाएगा, ठीक है। और अब अपने पास ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट को किस तरीके से बना सकते हैं अपन, ऑक्सिलेट को अपन बना सकते हैं इस तरीके से, बाइडेंटेड है इसलिए बाइडेंटेड है, तो अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि ये 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हो जाएगा अपने पास ट्रांस वाला केस। इसका यही केस बनेगा ट्रांस में, क्योंकि ट्रांस में आप किसी भी तरीके से रखो BrCl ClBr वो एक ही केस हो जाएगा। तो ये अपने पास ट्रांस वाला केस हो जाएगा। अगर अपन सिस वाला केस देखें तो सिस वाले केस में क्या होगा, वापस क्रोमियम बना लेते हैं। क्रोमियम बना लिया, अब अपन Cl और Br को साथ में रख लेते हैं। Cl और Br को साथ में रख लेते हैं। इसके बाद Cl और Br को साथ में रखने के बाद अब अपन ऑक्सिलेट बनाते हैं। ये पहला ऑक्सिलेट और ये दूसरा ऑक्सिलेट। तो अपने पास ये तो 2 आइसोमर्स हो ही गए। यहाँ पर अब अपन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कंसीडर करना है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखें, पहले वाले केस में, ट्रांस वाले केस में, यहाँ पर अपन को एक POS दिख गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो दिख जाएगा। यहाँ पर एक सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे बीच में से इसको कट करेंगे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अपन को दिख जाएगा। तो इसका तो नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमर। बट अगर अपन ये वाला केस देखें तो ये वाले केस में अपने पास सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा अपने पास, तो इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा वो अपने पास एक ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा वो अपने पास एक ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें अपने पास, तो एक ये आइसोमर हो जाएगा अपने पास, एक अपने पास ये हो जाएगा और एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ओवरऑल आंसर अपना 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 13 अप्रैल के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन को बताना है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो एक एक कर देख लेते हैं। अच्छा, वैसे ना जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है ना, वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। तो इसको अपन लिख भी लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके सबसे ज्यादा हो जाएंगे वो पैरामैग्नेटिक भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ये भी सबसे ज्यादा हो जाएगी इस केस में। अब
यहाँ पर अगर अपन एक एक कर केस देखें तो पहले अपने पास निकल है, अपन को देखना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें सबसे ज्यादा है। पहला केस देखते हैं, अपने पास निकल है जिसमें +2 है, तो अपने पास है पहला Na+2, Na+2 है अपने पास। निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अपने पास, 3d8 4s2 होता है, और +2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3d8 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास एक वीक फील्ड लिगेंड है तो अपने पास पेयरिंग नहीं होगी, तो अगर इसको अपन बना लें इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 बच गए। नेक्स्ट अपने पास है जिंक, जिंक भी +2 में है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास Zn+2। अब Zn का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d10 4s2, +2 में है तो यहाँ पर 3d10 हो जाएगा क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब 3d10 है और अपने पास 3d10 है तो सीधे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कोबाल्ट, और कोबाल्ट पर +3 है तो CO+3 है यहाँ पर। अब कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d7 4s2, +3 है तो हो जाएगा अपने पास 3d6, क्यों 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया और 3d7 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 3d6 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास En है, En एक अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है इथाइलिन डायमीन, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी अपने पास, और पेयरिंग हो जाएगी तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बच जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट जो केस है ना, इसमें कोबाल्ट अपने पास इसमें +2 कॉन्फ़िगरेशन में है, और यहाँ पर अपने पास 3d7 हो जाएगा, 3d7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 3d7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पर यहाँ पर 3d7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और ठीक है यहाँ पर 3d7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और कोबाल्ट का 3d7 कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर वाटर है तो अपने पास पेयरिंग नहीं होगी, और यहाँ पर अपने पास पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, एक स्पेशल केस होता है जब कोबाल्ट में अपने ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है ना, तो वाटर भी होता है तो भी एक्सेप्शनल केस होता है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर पेयरिंग हो जाती है। इसमें नहीं होगी तो इसमें अपने पास 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो इस केस में अपने पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑप्शन में सबसे ज्यादा है कोबाल्ट +2 में, तो इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो पैरामैग्नेटिक वो ज्यादा और अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज्यादा। तो अपने पास आया था 15 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द होमोलेप्टिक एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+2 एंड H2O हैज डैश अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अपन को बताना है इनसे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में T2G ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने पास आइडेंटिकल होते हैं और लिंक्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। तो यहाँ पर अपने पास CO है और H2O है, तो होमोलेप्टिक अपन को कॉम्प्लेक्स बनाना है और ऑक्टाहेड्रल भी बनाना है। तो अगर अपने पास CO है सेंट्रल मेटल एटम, और क्योंकि अपने पास होमोलेप्टिक है तो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, और ऑक्टाहेड्रल है तो H2O अपने पास 6 हो जाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और कोबाल्ट के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ओवरऑल अपने पास कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा कोबाल्ट के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्टाहेड्रल भी है और होमोलेप्टिक भी हो गया क्योंकि आइडेंटिकल लिगेंड्स है। अब अपन को इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। कोबाल्ट अपने पास +2 में है, तो कोबाल्ट का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d7 4s2। अब +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो 3d7 हो जाएगा। क्योंकि ये अपने पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने पास जो Eg होता है वो अपने पास ऊपर चला जाता है, ये अपने पास Eg हो जाता है, और T2G अपने पास नीचे हो जाता है, ये अपने पास T2G हो गया। अब 3d7 फिल करना है अपन को, 3d7 अगर अपन फिल करें तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पर H2 है जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है तो अपने पास पेयरिंग नहीं होगी इसमें। और अब अपन को बताना है T2G में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास T2G में अपने पास नंबर ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स 5 है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो अपन को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बताने थे T2G में, तो अपने पास आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 15 अप्रैल के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया द कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE वैल्यू इज। तो अपन को बताना है इन कॉम्प्लेक्स में से सबसे ज्यादा CFSE वैल्यू किसकी होगी।
तो एक एक कर देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज देखें तो सारे ही कॉम्प्लेक्स अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग किस तरीके से हो जाएगी, अपने पास Eg ऊपर हो जाएगा और T2G ऑर्बिटल अपने पास नीचे हो जाएगा। ये अपने पास Eg हो जाएगा, ये अपने पास T2G हो जाएगा। और जो मीन एनर्जी लेवल है, मीन एनर्जी लेवल के ऊपर अपने पास हो जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट और डिक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का केस है इसलिए ये हो जाएगा। अब एक एक कर देख लेते हैं। पहला अपने पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम पर +3 चार्ज है। अब यहाँ पर टाइटेनियम है, टाइटेनियम पर +3 चार्ज है। टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है अपने पास 3d2 4s2 +3 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले गया, 3d2 था तो 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो अपने पास बच गया 3d1। 3d1 कन्फिग्रेशन है, इसको इसमें फिल करेंगे तो सिर्फ T2G में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर टाइटेनियम का देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा तो -0.4 CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, -0.4 इंटू 1 T2G में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, साथ में आगे लिख सकते हैं +0 इंटू 0.6 क्योंकि Eg में 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा अपने पास -0.4 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट अपने पास क्रोमियम है। क्रोमियम भी अपने पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 3d5 4s1 क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है। +3 है तो अपने पास हो जाएगा 3d3 इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और अगर 3d3 कन्फिग्रेशन है और इसमें फिल करें तो यहाँ पर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे क्रोमियम के केस में, और Eg में एक भी नहीं होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो यहाँ पर CFSE का वैल्यू आ जाएगा -0.4 इंटू T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है 3 प्लस और इसमें 0 इंटू 0.6 तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास -1.2 डेल्टा नॉट। और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अपने पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के ऊपर अगेन +3 है। मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है अपने पास 3d5 4s2 होता है, और 3d5 4s2 और +3 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d4 हो जाएगा अपने पास, और 3d5 में से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पर अगर कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पर अपने पास T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक अपने पास Eg में भी चले जाएगा, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो CFSE की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.4 इंटू T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Eg में अपने पास अब एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन Eg में है, तो ओवरऑल हो जाएगा अपने पास -1.2 प्लस 0.6 तो ये हो जाएगा अपने पास -0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, लास्ट अपने पास आयरन है। आयरन के ऊपर भी अपने पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन का कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 3d6 4s2, तो 3d6 4s2 कन्फिग्रेशन होता है +3 है तो 3d5 हो जाएगा। 3d5 कन्फिग्रेशन हो जाएगा तो CFSE वैल्यू इसकी कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पर 3d5 है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा Eg में, तो यहाँ पर T2G में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और Eg में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो CFSE की वैल्यू कैसे आ जाएगी -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 1.2, तो ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 0। तो अपन को बताना है द कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा हुआ है इसलिए अपन माइनस साइन को कंसीडर ना करके सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कि साइन भी कंसीडर करना है तो फिर अपन इसको आंसर नहीं देखते, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे हाईएस्ट है इसका -1.2 डेल्टा नॉट तो 1.2, तो अपने पास आंसर इसका बी हो जाएगा जिसमें CFSE का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड्स के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस की एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपने पास IUPAC आता है। IUPAC वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जेई में इससे काफी कम क्वेश्चन आते हैं IUPAC से। आगे अगर अपन देखें तो आइसोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये पूरा। नेक्स्ट अपने पास बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों थ्योरी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेशन के जेई में आएंगे वो VBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही आते हैं। नेक्स्ट अपने पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये पूरी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें,
नेक्स्ट अपने पास बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में ये वाले स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इन स्ट्रक्चर से जेई में काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेंस में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यहाँ पर इन जनरल ये वाले टॉपिक्स इग्नोर कर देते हैं, बट इससे भी क्वेश्चंस आए हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जेई मेंस में आ चुके हैं 2 से 3 बार इसी शिफ्ट में।